नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज़ में। हम बात करेंगे आज यहाँ पर एल निनो की और किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन और प्राइसेस को लेकर कुछ चिंताएं फिर से बनती हुई नजर आई हैं, स्पेशली दालों में। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चीनी और एथनॉल की, जहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह की बढ़त है, शुगर को वहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। और 1 अप्रैल से सिर्फ E20 फ्यूल ही यहाँ पर ब्लेंड होगा, इसके ऊपर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईपीजे के चेयरमैन विमल कोठारी, इस्मा के फॉर्मर डीजी अविनाश वर्मा एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, जिस तरह की तेजी यहाँ पर क्रूड प्राइसेस में फिर से देखने को मिली है, 115 के स्तर यहाँ पर लौटे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से ये ट्रंकेटेड वीक यहाँ पर बीतता हुआ नजर आएगा? आई थिंक ऑयल में अभी भी कोई मंदी या नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। आप समझिए 10 मिलियन बैरल का मैंने पूरा दिखा। टोटली देयर आर 10 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड इज आउट ऑफ द मार्केट। आई एम टॉकिंग अबाउट जो ऑयल फील्ड से जो क्रूड आता है वो, और 1 मिलियन बैरल का रिफाइनरी, 1 मिलियन बैरल का रिफाइनरी। सो मैं टोटल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन माइनस रिफाइनरी जो क्रूड कंज्यूम करती थी वो मिडिल ईस्ट में, तो टोटल 9.5 मिलियन बैरल क्रूड मार्केट से आउट है। तो इसमें शॉर्ट करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बराबर है। सो जो भी कोई ट्रम्प साहब कोई ट्वीट देते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ पीस, वी आर गोइंग टू हैव सीज फायर, कुछ भी रहता है, और वो जो भी वो टाइम पे जो भी फॉल आता है, दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो वेट फॉर एनी ट्वीट विच इंडिकेट्स दैट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड वो फॉल आता है उसमें बाई कीजिए। बिकॉज अगर सीज फायर हो जाता है तो भी ये 9 मिलियन में से 5.5-6 मिलियन बैरल क्रूड को आने को 6 महीना लगेगा मार्केट में। सो दिस इज नॉट, it's not comfortable, but this oil shock is going to remain, and this is continue to bother us for more time। और शॉर्ट बोर्ड का व्यू डेवलप नहीं करना चाहिए, बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए, और ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स ही नजर आ रही है ऑयल की। 115 के लेवल्स हैं कुणाल, कहाँ तक ऊपर जा सकता है? Brent, conservatively, I think it's heading towards 120-25. I don't like it when I speak, but that's how the things are placed right now. And if there are more damages or if there are more problems, so हम और एक न्यूज देख रहे हैं कि जो हुतीज है, they are planning to block another strait. So वहां से भी अराउंड 3-4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड ब्रेस फॉर $120-$125 ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये वेरी रियलिस्टिक टारगेट नजर आ रहे हैं। कुणाल, मेटल्स में एल्यूमिनियम कैसे देखते हैं, क्योंकि चिंताएं मिडल ईस्ट से वहां से भी जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली सिर्फ एल्यूमिनियम इकलौता ऐसा है जहां पर हम पॉजिटिव मूव्स रादर मार्च के महीने में और 2026 में अब तक यहां पर आता हुआ देख रहे हैं। करंट लेवल से जहां पर 3 कंपनीज ने अब यहां पर कहा है कि फैसिलिटीज बंद हैं, डैमेजेस हैं, फोर्स मेजोर निकल के आ रहा है, कैसे देखते हैं आप एल्यूमिनियम प्राइसेस को? आई थिंक इज अ परफेक्ट स्टॉर्म फ्रॉम द सप्लाई साइड। जो तेजी करना चाहते हैं उन्हें मैं दोनों साइड दिखाना चाहूंगा। इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म। 6 मिलियन टन अगर एल्यूमिनियम मार्केट से चला गया है, और उसमें से मुझे लगता है कि 3 से 4 मिलियन टन आने वाले 1 साल में वापस नहीं आएगा। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है कि 3 से 4 मिलियन टन तो स्टार्ट होने में एटलीस्ट 1 साल लगेगा। तो आप समझिए ये मार्केट पूरा, और चाइना ऊपर से बोल रहा था कि मैं मेरा स्मेल्टिंग कैपेसिटी 3-4 मिलियन टन से कम करूंगा। तो अगर वो, मैं तो अज्यूम करता हूँ वो 1 मिलियन टन से भी कम नहीं करे, बट 6 मिलियन टन आउट ऑफ द मार्केट इज वेरी बुलिश फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सप्लाई साइड के हिसाब से बहुत तेजी होना चाहिए। बट अभी दूसरा जो एंगल है वो ये है कि व्हाट अबाउट डिमांड। अगर वर्ल्ड में एनर्जी प्राइसेस $120-25 क्रूड है रहने वाला है, और सप्लाई चेन सब डिस्टर्ब हो गई है, और बॉन्ड डील सब बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट सब ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे में डिमांड का आउटलुक भी डिट्रीवेट होता हुआ नजर आ रहा है। सो सप्लाई के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि और इसमें $150-200 बढ़ने की जगह है। सो एमसीएक्स में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू कंजर्वेटिवली 370-75। बट अगर डिमांड सिनेरियो, अगर ये वॉर सेटल हो जाता है, तो उसके बाद तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा एल्यूमिनियम। देन इट कैन टेस्ट $3,800-$3,900। सो जैसे अगर ये वॉर में कोई जेन्युइन सीज फायर हो गया और जेन्युइनली कोई अग्रीमेंट हो गया, तो एल्यूमिनियम की कैपेसिटी आने में बहुत टाइम लगेगा, और वो टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन की डिमांड भी निकलेगी। तो एल्यूमिनियम में व्यू तेजी का है।
ऑलराइट, तो कच्चा तेल यहाँ पर तेजी में है, एल्यूमिनियम यहाँ पर तेजी में है। एक और चीज़ यहाँ पर बढ़त में है वो है एथनॉल के प्राइसेस। शुगर फ्यूचर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी ज़ोर से बढ़ते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ अब अविनाश वर्मा जुड़ चुके हैं। अविनाश नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी सेंस जो यहाँ पर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है कि 1 अप्रैल से E20 की ब्लेंडिंग यहाँ पर होगी, एज ऑफ नाउ कितनी है? E20 के बाद जो E25 की बातचीत निकल के आ रही है, कितना पुख्ता आपको वो लगती है? जी, थैंक यू मनीषा। E20 तो मुझे लगता है पिछले 1 साल से ऑलरेडी है पेट्रोल पंप्स में। अभी जो 1 अप्रैल से जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है कि E20 में हम लोगों का जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 95 का होगा। सो दैट्स अ बिग इम्प्रूवमेंट बिकॉज ऑक्टेन हमको हेल्प करता है, मेरी जो नॉकिंग होती है इंजन में, हायर ऑक्टेन मीन्स कि हमारी नॉकिंग कम होगी और इंजन की लाइफ बेहतर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है फ्रॉम द साइड ऑफ इथेनॉल, बिकॉज इथेनॉल का जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वो करीब 108 109 होता है और पेट्रोल का खुद का जो ऑक्टेन रेटिंग वो 85 86 होता है। सो इसको बढ़ाने के लिए अगर ऑक्टेन ही इथेनॉल मिला देते हैं तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ता है। सो ऑक्टेन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरी बात जो अब E25 की बात, E26 की बात जो भी है परसेंटेज बढ़ाने की, अभी मैं सुन रहा था कि ये शॉर्टेज या ये प्रॉब्लम ऑफ क्रूड विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 6 months। सो ये करेक्ट टाइम है फॉर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ब्लेंड परसेंटेज, और ये ब्लेंड परसेंटेज बढ़ाने से जो भी कमी आएगी हमारे माइलेज में हमारे कंज्यूमर्स को, हम लोग एक छोटा सा डिस्काउंट दें ऑन E25 फ्यूल, बिकॉज अगर मेरा पेट्रोल का दाम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हायर क्रूड प्राइस और हमारा इथेनॉल प्राइस एट द सेम लेवल रहता है, तो वी कैन पास ऑन अ स्मॉल डिस्काउंट टू द कंज्यूमर्स फॉर E25 और हायर ब्लेंड परसेंटेजेस। अविनाश, एज ऑफ नाउ तो हमें इतना भी नहीं पता होता कि हमारे पेट्रोल में कितना ब्लेंड है यहाँ पर। अगर हम E25 बता के उसमें यहाँ पर डिस्काउंट देंगे, आपको लगता है कि वो थोड़ा सा दूर है अभी क्या? ये कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी ऑन है? जो मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर्स में और मीडिया रिपोर्ट्स में, देयर इज डिस्कशन इन द गवर्नमेंट बिकॉज आई सिंसियरली बिलीव कि जब क्राइसिस होता है तो क्राइसिस से ही कुछ पॉजिटिव पॉलिसीज निकल के आते हैं, और अभी ये क्राइसिस आ रहा है। सो वी नीड टू लुक एट आवर ओन एनर्जी सिक्योरिटी, और यहाँ पर इथेनॉल की प्रोडक्शन, और आप जान रहे हैं कि सरप्लस कैपेसिटी ऑलरेडी देश में है बाय द अबाउट 20-25% मोर। तो और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। सो देयरफॉर अगर गवर्नमेंट बोलती है हम लोगों को बढ़ाने के लिए सप्लाईज ऑफ इथेनॉल, हमारे पास तुरंत वी कैन सप्लाई एक्स्ट्रा ऑफ अबाउट whatever is required to move to E25. So that's a reality. सेकेंड जो आपने बोला है कि कंज्यूमर्स को हमें इन्फॉर्म करना जरूरी है कि उनको क्या मिल रहा है, और थोड़ा पब्लिक कैंपेन, थोड़ा पब्लिक को अवेयरनेस, थोड़ा एजुकेशन कि ये E20 E25 से हमारे इंजन को बिल्कुल कोई हानि नहीं पहुंचता है। अगर आप देखते हैं 2021 में हम लोगों ने 10% अचीव किया था इथेनॉल ब्लेंडिंग, और अभी 1 साल पहले हमने 20% अचीव किया। तो पिछले 3-4 सालों में E12 E14 E16 E18 हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी तक कोई भी कार मैन्युफैक्चरर ने ये खबर नहीं दिया है या ये नहीं बताया है कि दे हैव एनी रिपोर्ट्स ऑफ कोई इंजन फेलियर या इंजन में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है किसी कंज्यूमर को। तो ये जो नैरेटिव पीछे चला था उसको अब हम लोगों को जो रियलिटी है उसके साथ मिला के हमको क्लैरिफाई करना चाहिए। क्या ये जी अविनाश, ये मान के चलें कि एज ऑफ नाउ मेरी आपकी कार में एटलीस्ट 15% to 18% ब्लेंडिंग है पेट्रोल की? 20% है पिछले 20% है। दैट इज द बेस फ्यूल एवरीवेयर इन द कंट्री। अविनाश, जो दूसरी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर है वो ये है कि क्या इसे एज अ कुकवेयर में यूज करना चाहिए डीजल के साथ? ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने पायलट्स होते हुए देखे हैं, वहां पे कोई बात आगे बढ़ी है? कुक स्टोव्स में इथेनॉल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी सो दैट वी कैन टेल द कंज्यूमर, बिकॉज हाई फ्लेम हो सकता है, क्या वहां से इथेनॉल की फ्यूम्स निकल सकती है अगर हम 2 दिन उसको यूज नहीं करें। तो ये सब जो है इनकी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है और थोड़ी रिसर्च की जरूरत है। सर्टेनली जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मैं जान रहा हूं, कुक स्टोव्स इज an alternative ethanol cook stoves to the current crisis of LPG crisis also.
एक फाइनल चीज़ अविनाश यहाँ पे, और E25 की बातें हमने देखी हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी तरफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से E30, 35 ब्राज़ील के एग्जांपल्स देके काफ़ी बड़े नंबर्स की बात की गई है। क्या वो वायबल है, फीजिबल है? मेरा बहुत सीरियस पर्सनल बिलीफ है कि अब हम लोगों को गाड़ी की मॉडिफिकेशन E20, E30 कंप्लायंट गाड़ियों की बात नहीं करके वी शुड स्ट्रेट अवे मूव टू व्हाट इज कॉल्ड इज इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, जो कि 100% एनी परसेंटेज पे चल सकता है, और दूसरा हाइब्रिड मतलब बैटरी और इथेनॉल की कॉम्बिनेशन वाली गाड़ियां। ये दोनों तरह की गाड़ियां हमारे जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया में चाहे टोयोटा हो, मारुति हो, या आई एम टोल्ड दैट इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, वो लोग एक साल में ये मैन्युफैक्चर करके रोल कर सकते हैं। दे आर रेडी विद दैट। अब क्यों नहीं रोल कर रहे हैं ये गाड़ियां, फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल या हाइब्रिड इथेनॉल गाड़ियां? तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इनकी जो प्राइस होगी थोड़ी सी 10%, 12% हायर होगी एज कंपेयर टू सिमिलर आइस व्हीकल्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं। सो जैसे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 5% जीएसटी पे रखा है, कुछ सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, हम अगर ये 18% जो अभी जीएसटी लग रहा है ऑन आवर नॉर्मल व्हीकल्स, अगर हम ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स या जो हाइब्रिड इथेनॉल व्हीकल्स को अगर हम 5% जीएसटी पे ले आएंगे, तो आई एम टोल्ड दैट द कार मैन्युफैक्चरर्स इन द नेक्स्ट 12 months कैन रोल आउट ऑल दीज flex fuel vehicles, और हम then we can immediately look at moving to 40%, 50%, because then the choice will be with the consumers. कंज्यूमर अपना दोनों का पेट्रोल प्राइस देखेगा और इथेनॉल प्राइस देखेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेस रिलीज आया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इन विच दे सेड कि इथेनॉल की लैंडेड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी उनको 71 रुपया 32 पैसा बैठता है। जब अब प्योर इथेनॉल जब वो पेट्रोल पंप में बेचेंगे, इट कैन सर्टेनली बी प्राइस्ड एट लोअर देन पेट्रोल प्राइस। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए, एंड जैसे अविनाश आपने कहा कि प्रॉब्लम्स में ही अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं, और ये शायद सही समय है यहाँ पर सरकार को काफ़ी सारे फ्रंट्स पर मूव करने के लिए भी। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया वो एक्सप्लेन करने के लिए और उसकी एक सेंस क्रिएट करने के लिए। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर एथेनॉल की, जहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ पहल है। देखना होगा किस तरह सा नोटिफिकेशन और पुश यहाँ पर हम बनता हुआ देखते हैं। लेकिन बात हम अब यहाँ पर पल्सेस की भी करेंगे, और आईपीजे के चेयरमैन बिमल कोठारी हमारे साथ हैं। बिमल जी नमस्कार। और एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, और इसी के साथ साथ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स की मियाद भी खत्म होती है। क्या कुछ आप सुन रहे हैं, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से आगे जाकर तुअर उड़द जैसे पल्सेस के लिए? धन्यवाद मनीषा जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। तो हाँ बिल्कुल, अभी 31 को कल जो हमारे जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, खासकर तुअर, उड़द और येलो पीस, मटर पे जो इम्पोर्ट है वो 31 मार्च 2026 तक अलाउड है। और हमारा ऐसा मानना है कि सरकार इसको 1 साल के मियाद इसको फिर से बढ़ाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी जो रिक्वायरमेंट है लगभग 32 मिलियन टन है, और हमारा प्रोडक्शन जो है इस साल थोड़ा बढ़ के 26 मिलियन टन तक हुआ है। तो अभी भी हमारे यहाँ 6 मिलियन टन की जो 6 मिलियन टन का वो गैप है। इस साल जो हमारा इम्पोर्ट है लगभग 5.2 से 5.4 मिलियन टन, मतलब 52 से 54 लाख टन होगा, जबकि पिछले साल 73 लाख टन हुआ था। तो इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में हम 52 से 54 लाख लगभग इम्पोर्ट होगा, जिसमें मुख्यतः तुअर, उड़द, मसूर, चना और येलो पीस, ये 5 दालें जिसमें मुख्यतः रही है, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो मैं समझता हूँ कि सर अभी भी हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है, सरकार इसको पूरा करने के लिए इम्पोर्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ आजकल में हम जरूर देखते हैं कि आज पॉलिसी आएगी। और आज जहाँ तक आपने कहा ड्यूटी फ्री का, तो तुअर और उड़द पे क्या है कि ये मोस्टली एलडीसी कंट्री से आते हैं, तो इसलिए ऐसे भी इस पे ड्यूटी नहीं है। और हालांकि सरकार ने इसको ड्यूटी फ्री रखा है, और जो ब्राजील से जुड़ उड़द आती है उसको भी सरकार ने ड्यूटी फ्री रखा है। तो हमारा ऐसा ही अनुमान है, और हमने ऐसा रिकमेंडेशन भी किया है कि आप इसको जीरो ड्यूटी में ही एक्सटेंशन करें, क्योंकि हमारे यहाँ उड़द की काफी कमी है, और भाव भी जो है अभी लगभग एमएसपी के आसपास है। उसी तरह येलो पीस भी जो है सरकार ने पिछले साल नवंबर में 30% ड्यूटी लगाई थी। तो उसके बाद हमने देखा कि उस ड्यूटी से जो प्राइसेज है वो काफी बैलेंस रहे हैं। उसमें न तो प्राइस में वृद्धि हुई है, और किसानों के भी जो है उचित मूल्य मिले हैं, क्योंकि एक बहुत ज्यादा अगर आप नीचे भाव की दाल लाएंगे तो इसमें किसानों को नुकसान होता है, और किसान फिर से डिस्करेज होता है कि वो आगे प्रोडक्शन नहीं करें।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने सरकार को ये रिकमेंड किया कि आप सेम पॉलिसी जो है उसको आप कंटिन्यू करें, और चने और मसूर पे जो 10% ड्यूटी है, मेरा अनुमान है कि वो इसी तरह जारी रहेगा। तो लगभग मुझे इसमें कोई चेंज नहीं लगता है। और मैं आपको बता दूं कि वार के बावजूद भी अभी भी हमारे पास जो दालों के दाम है वो काफी कंट्रोल्ड है, काफी सीमित मात्रा में है। ओके। अगर आप देखें तो काफी दालें, मुख्य तो जो बड़ी दालें जो मेजर पल्सेज हैं वो सभी अभी भी एमएसपी के आसपास या एमएसपी से नीचे बिक रही है। जी, आपको आज कुछ जैसे कि चिंता चना जो बिमल जी, 45 आपको कुछ चिंता एल निनो से है? क्योंकि अभी कुछ यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि मौसम शायद बहुत साथ नहीं देगा। जी हाँ, आपने ठीक फरमाया। वो काफी इंटरनेशनल वेदर ब्यूरोज हैं, उनकी तरफ से काफी वार्निंग्स आ रहे हैं। और हमने ये सरकार को इसके लिए बताया भी, और सरकार को हमने आग्रह किया है कि चूंकि हमारे इस साल प्रोडक्शन अच्छा है, सरकार का अनुमान है चने का जो प्रोडक्शन है 11.7 मिलियन टन, मतलब 117 लाख टन होने का उम्मीद है। और अच्छी हम देख रहे हैं सब जगह अच्छी अराइवल्स है। तो हमने सरकार को एक रिकमेंडेशन किया है कि आप एक अच्छा बफर इस बार आप करें, क्योंकि पिछले साल जब सरकार ने प्रोक्योरमेंट शुरू किया तो 3.5 लाख टन चने से ज्यादा उनको चने की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन इस साल मेरा अनुमान है कि वो काफी अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। तुअर का उन्होंने ऑलरेडी जो है प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया है, और अभी तक ऐसा जो हमें समाचार मिला है कि लगभग 2.5 लाख टन तुअर ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं। चने का जहां तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है, वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में शुरू हो गया है। राजस्थान और एमपी में मैं समझता हूँ अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार का एक अच्छा मौका है कि सरकार कम से कम 40 से 50 लाख टन का एक बफर स्टॉक क्रिएट करे, क्योंकि जो सामने जो एल नीनो आ रहा है तो उससे अगर वो एल नीनो अगर का इम्पैक्ट हुआ तो खरीफ क्रॉप पे तो शायद हो सकता है इतना नहीं हो, लेकिन आगे जो हमारे फ्यूचर जो भविष्य की जो फसलें हैं, जैसे खासकर अगले साल की जो रबी क्रॉप है, उसपे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम एक अच्छा बफर स्टॉक क्रिएट करें, और सिर्फ एल नीनो को देखते हुए नहीं, भी वार सिचुएशन को देखते हुए भी हमें करना चाहिए, क्योंकि वार एक जो काफी है जो इंडेफिनिट पीरियड तक जा रहा है। अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं कि कब खत्म होगा। तो इन दोनों, खासकर ये दोनों सिचुएशन को देखते हुए सरकार को 40 से 50 लाख टन का बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहिए। पॉइंट टेकन बिमल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जहां तक बिमल जी का ख्याल है कि जो हम आज कल में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ देखेंगे, उसमें जो ड्यूटीज़ हैं वो ज्यों की त्यों हैं, जहां पर ड्यूटी फ्री है वो शायद वैसा ही रहने की उम्मीद है। ऑफकोर्स एल निनो और वॉर के चलते, और क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर एमएसपी और उसके आसपास ही हैं, तो सरकार कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने के मूड में शायद यहाँ पर नहीं होगी। वेल, इसी के नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और बाजार का हाल काफ़ी यहाँ पर चौपी नजर आता है। जिस तरह से मार्केट्स खुले थे और जैसे यहाँ पर अब हैं, कुछ और गिरावट यहाँ पर बाकी एसेट क्लासेस में देखने को मिली है। बॉन्ड मार्केट्स में एक और चीज़ जो बाजार देख रहा है वो है सरकार का H1 बोरोइंग प्रोग्राम, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम है अप्रैल से सितंबर के बीच में। अगर आप देखें तो फ्यूल एक्साइज कट, फिस्कल दबाव बढ़ने की चिंता यहाँ पर बाजार को ऑलरेडी है उस वजह से, और राज्य सरकारों की जो बॉन्ड्स की भारी सप्लाईज हमने पिछले हफ्ते में आते हुए देखी थी उसका भी असर था। वेल, आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो 5वें हफ्ते में अब यहाँ पर आ पहुंची है, और इसका एक इम्पैक्ट कच्चे तेल पर लगातार देखने को मिला है, जहां पर भाव $115-16 प्रति बैरल के ऊपर निकलते हुए नजर आए हैं। रुपए की बात की जाए तो आज मजबूत जरूर खुला था रुपया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं 94.6 के लेवल्स यहाँ पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं। यानी कि ऊपरी स्तर से रुपए में करीबन ₹1 की गिरावट हमने बाजार खुलने के बाद यहाँ पर बनते हुए देखी है। तो चिंताएं यहाँ पर ज्यों की त्यों हैं। अगर आप इक्विटी बाजार देखें तो यहाँ पर आज के दिन फिर से गिरावट देखने को मिली है। जो FIIs हैं, FPIs हैं, इनकी बिकवाली लगातार बाजार में है। एक्चुअली अगर कुछ आंकड़ों की यहाँ पर बात करें तो FPIs ने मार्च में करीबन 14,400 करोड़ की बिकवाली की है FAR के तहत G-Sex में। ये अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। साथ ही साथ अगर ओवरऑल यहाँ पर FPIs की खरीद देखें तो ये घटती हुई नजर आई है। जनवरी में 14,600 था, और फरवरी में ये घट के 7,400 हुआ, और मार्च में हमने काफ़ी हद तक बिकवाली बनते हुए देखी है। ओवरऑल G-Sec होल्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर भी गिरावट है। फेब में 3.3 लाख करोड़ था, जो मार्च में घट के 3.16 लाख करोड़ हो गया। साथ ही FPIs की जो खरीदारी है वो FY25 के मुकाबले FY26 में बहुत भारी तरह से गिरी है। FY25 में रिकॉर्ड 1.32 लाख करोड़ की खरीदारी करी थी यहाँ पर FPIs ने, जो कि FY26 में महज 10,300 करोड़ है, जो कि 5 साल में सबसे कमजोर नंबर यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है।
आगे जाके लेकिन मार्केट्स को लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंजेस हम यहाँ पर बॉन्ड्स में जरूर होता हुआ देखेंगे। नियर टर्म में रेट साइकिल और रुपये और क्रूड ऑयल पे यहाँ पर नजर रहेगी, लेकिन आगे जाकर रिटेल निवेशकों की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन जरूर है। FY22 में यहाँ पर हिस्सेदारी 2% से कम थी, लेकिन अब यहाँ पर ये $3 बिलियन का मार्केट बन चुका है। और जहाँ तक डेलॉयट की न्यूज़ की बात है, उनका मानना है कि ये बाजार बढ़कर 2.3 ट्रिलियन तक हो सकता है FY29 में। ऑफ कोर्स इसका श्रेय यहाँ पर सरकार को भी जाता है, जहाँ पर हमने मिनिमम टिकट साइज यहाँ पर 1 लाख से हटकर 10,000 होता हुआ देखा है। तो काफ़ी ज़्यादा पुश यहाँ पर है। बाजार को लगता है कि नंबर्स आगे जाकर यहाँ पर इम्प्रूव होंगे। नियर टर्म में ऑफ कोर्स जिस तरह के ग्लोबल क्यूज़ हैं, इक्विटी मार्केट की तरफ से क्यूज़ हैं, वो बाजार को यहाँ पर चौपी बनाए हुए हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.